हाय चारी वेलकम बैक। मेरे को तो कई बार ऐसा लग जाता है कि यार बस हो गया, ये ब्लू किट की जगह सच में तो नहीं लग जाएगा। हाय हाय बच्चा आरी वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा। तो कैसे हो आप? हाँ, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कैरी भाई से इंस्पायर हो चुके हैं अब हम। खैर कोई बात नहीं बेचारी, दुख दर्द पीड़ा तो ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल के लिए आज आपको बता देती हूँ कुछ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए। यार तुम्हारे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही खत्म नहीं होते। एक वो टाइम था जब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को छोड़ के जाते थे, ये कान पड़ता है, और अब ये हो गया है कि ये हमें पढ़ने लगा है। इसके लिए इसको थोड़ा फुल ऑन इज्जत देना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। सुनो यार, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रेपरेशन के लिए बताया था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक सोल्यूशन वाला बताया था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सैंपल पेपर में करवाए थे, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि बस अब हो गया। अब तो कुछ भी करके ना, मतलब तुमको अल्टीमेट जो होगा ना, बस अल्टीमेट सोल्यूशन देना ही पड़ेगा। तो चलो फिर अल्टीमेट सोल्यूशन लेते हैं। और अच्छा, ये मेरा, मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम इतने सुबह से इसे पढ़े करे जा रहे हो, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। एक अभी मैंने कमेंट देखा, मेरा दिन बन गया। मैंने एवेंस का एक चैप्टर डाला। एवेंस के चैप्टर के अंदर मैं अंडरलाइन करवा रही थी सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले जो लाइन्स और पैराग्राफ्स और ये सब कुछ होता है ना, सारे का सारा कॉमेंट सेक्शन होता है कि दुनिया भर कह रही है कि सब हो गया, अब क्या करेंगे, मीनवाइल शिप्रा मैम अंडरलाइन करेंगे। तुम्हें नहीं समझ में आएगा अगर तुमने नहीं देखा। मैंने खुद ने नोटिस नहीं किया जब तक मैंने कमेंट्स नहीं देखे थे कि मैंने 150 बार अंडरलाइन करके बोल दिया। anyway, कोई बात नहीं, लेम था तो जाने दो अब बस। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, इसके बारे में थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ, अच्छे से सुनो। सबसे पहले स्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया हुआ है, सुन लो थोड़ा जल्दी जल्दी। स्किमिंग होती क्या है और बहुत मदद करेगी, मैं सच बता रही हूँ, तुम दुआएं दोगे मुझे। स्किम जो है, स्किम करने का मतलब क्या होता है, तुम्हें ना पैसेज का अंदाजा लगाना है। यार तुम सीधा मेरी बात समझना, तुम सीधा अगर क्वेश्चन पे चले जाओगे और फिर तुम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आओगे आंसर ढूंढने के लिए, तो यूल बी लाइक अरे ये क्या है। अरे क्वेश्चन पे जाने से कैसे पता चलेगा कि पैसेज किसके बारे में है? अब वो क्वेश्चन का आंसर भी तुम कहाँ ढूंढोगे? अरे गए वो जमाने जिसके अंदर पहले एकदम सिमेट्री में ये बोर्ड था, वो क्वेश्चन पूछता था, पहले वाला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ से, दूसरे वाला क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ से। वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इसके लिए अगर तुमने पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर तुम पैसेज में गए, तुम्हें पता चला कि इस पैसेज का एनालिटिकल आंसर जो है वो तो 5th पैराग्राफ में है, तो यार फोकट में तुमने 5 पैराग्राफ पढ़ डाले यार, और तुम्हें वापस से दूसरे आंसर्स पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए फिर से जाना पड़ेगा ऊपर। तुम्हें मार्क्स ये पैराग्राफ पढ़ने के मिल रहे हैं या फिर आंसर करने के? इसके लिए बेस्ट है स्किम स्किम स्किम। है क्या स्किम? खोलने का पेपर खोल के जब भी तुम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करोगे, फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ने का और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ने का। पहले वाला पैराग्राफ पढ़ोगे और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ जाओगे, क्लियर हो जाएगा थीम, पता चल जाएगा ये है किस बारे में, सबसे पहली बात। दूसरी, लास्ट वाला यूजुअली कंक्लूजन होता है। अरे यार, ये इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन सिर्फ मैं थोड़ी फॉलो करती हूँ। इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन तो इस जगत में जितने भी ऑथर्स होते हैं वो अपने पीसेस के अंदर फॉलो करते हैं। सीबीएसई में लोग पहले फॉलो नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। तो इसके लिए जो आपको पैसेजेस मिलते हैं वो ऐसे सोच के थोड़ी बनाता है सामने वाला कि अब तो मैं जो पैसेज बनाऊंगा ये पैसेज बच्चों को फेल करने के लिए बनाऊंगा। अरे कोई तो उन्होंने मैगजीन में ब्लॉग लिखा होता है, कहीं पे कोई न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल आया होता है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वहां से उठ के जो है सीधा आपके पैसेज में आ जाता है। तो आप ये सोचो कि वो ऑथर ने जब उसे लिखा होगा तो उसके अंदर कुछ तो सिमेट्री होगी। कहीं पे ऐसा थोड़ी हो रहा होगा कि जिस बारे में बात की है फर्स्ट पैराग्राफ में उस बारे में बात ही नहीं की थ्रू आउट। इसके लिए हमेशा सबसे पहला वाला पैराग्राफ पढ़ो और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो। पहले वाले पैराग्राफ से थीम पता चलेगा और लास्ट वाले पैराग्राफ से कंक्लूजन पता चलेगा। जब ये पता चल गया मेरे को कि अभी मेरे को ये पैसेज है किस बारे में, तो फिर बाद में तो हम देख लेंगे, ठीक है? ये कर लिया। स्टेप नंबर 2, सीधा चले जाएंगे क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस की बात सुन लीजिए थोड़ी सी, अब सीधा हम चले जाएंगे क्वेश्चंस पे। चलिए अब मेरी बात सुनिए, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आ जाते, व्हाई हाउ व्हाट, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते ना। क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस के आगे कुछ तो रेफरेंस दी जाती है कि भाई ये क्वेश्चन आखिरकार आया कहां से है, मतलब कौन से पैराग्राफ से कौन से टर्म के बारे में पूछ रहा है, कौन से फ्रेज के बारे में पूछ रहा है, कौन सी डेफिनेशन मांग रहा है, किसने क्यों कहा, ये सब कुछ तो बताया होगा, कोई बंदे का नाम बताया होगा, कोई फैक्ट बताया होगा। वो जो भी उसके अंदर बताया जाता है उसको हम अपना लीड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड वर्ड। तो क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो क्या करूंगी, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस को कन्वर्ट करूंगी, पहले तो वाई में, हाउ में,
और व्हाट में। अब ये क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं सीबीएसई वाले, इन्होंने दे दिया तुम्हें पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा के और आगे लिख दिया सब्सटैंशिएट। नहीं, क्या पूछना चाहते हो दीदी, क्या बोल रहे हो आप, ये जो स्टेटमेंट है इसको सब्सटैंशिएट बोलो तो क्या। इसके लिए जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद में ये देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है इसमें से क्या निकल रहा है, क्या इसके अंदर से वाई निकल रहा है, क्या इसके अंदर हाउ निकल रहा है, या व्हाट निकल रहा है। सब्सटैंशिएट वाले क्वेश्चंस यूजुअली आपसे जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, यूजुअली वो वहां तक कैसे पहुंचा होता है वो जानना चाहते हैं। तो कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसे वाई, हाउ और व्हाट में कन्वर्ट कर लेने का। अब क्या होता है कि बहुत बार ये ऑलरेडी हुआ होता है, तो जैसे ही अगर तुम्हें क्वेश्चन वाई, हाउ और व्हाट में मिल गया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब दूसरा चीज तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उसे ट्रांसलेट करना है। अरे यार, मैं अभी यहाँ पे जो अपने सैंपल पेपर्स करवा रही थी, सैंपल पेपर्स में मैंने हर एक क्वेश्चन का हिंदी बताया, हिंदी बताते ही तुम्हें आंसर मिल गया। तो तुम क्यों नहीं करते हो ये चीज। तुम्हें जैसे ही क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन उठा के उसे ट्रांसलेट कर दो। ट्रांसलेट करोगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, तुम जो भी भाषा बोलते हो तुम उस भाषा में उसे कन्वर्ट करो जो तुम्हारा होम है। हमारी भाषा हमारा घर होता है, मतलब सबसे कंफर्टेबल जोन होती है, तो तुम उसके अंदर जाओ। क्योंकि यार इंग्लिश हमारी नेटिव भाषा नहीं है, इसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा सीधा आंसर करने में एक बार को नर्वस हो जाते हैं। तो इसके लिए इसको ट्रांसलेट करो अपनी भाषा के अंदर ताकि तुम्हें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आए। ट्रांसलेशन हो जाएगा जब क्वेश्चन व्हाई, हाउ और व्हाट में तुम कन्वर्ट करोगे। अब जब वो हो गया तो अंडरलाइन कर लो, किसको अंडरलाइन करो, किस चीज को, अपने लीड वर्ड्स को। तो अब तुम अंडरलाइन करोगे लीड वर्ड्स को। ये लीड वर्ड्स वो वर्ड्स है जो वाई, हाउ, व्हाट के बाद में दिए गए हैं। ये वो वर्ड्स है जो कि वाई, हाउ और व्हाट के बाद में लिखे हुए हैं। ये वो वर्ड्स है जिनसे क्वेश्चन बना है जो तुम्हें पैसेज में मिलेंगे। ये अंडरलाइन कर लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अंडरलाइन कैसे करनी है, आ रही है वीडियो। तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का काम। अब तुम चलोगे, तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो वापस पैसेज पे। तो तीसरे नंबर पे मैं आ गई पैसेज पे। अब मैं पैसेज पे गई हूं। अब देखो यार, मैं सीधे बैठ के आराम से, वहां पे तुम जा रहे हो आराम से पेपर खोल के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ रहे हो, नहीं चाय पकौड़े ला दूं तुम्हारे लिए। तुम पूरे के पूरे जो है ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ के क्या कर लोगी, तुम्हें पढ़ने का मार्क्स मिल रहे हैं या फिर तुम्हें आंसर करने के मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है लीड वर्ड जो है उसको खोजो। पूरे का पूरा वो ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हारे दिमाग में लीड वर्ड फिक्स होते हैं तो अपने आप दिमाग रिफ्लेक्ट करता है। और खास करके जब तुमने फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ पढ़ा होता है तो अपने आप दिमाग चलता है कि यार उन दो में है कि नहीं है। अरे 5 पैराग्राफ भी आए तो 2 तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो। रही बात 3 की, तो वो 3 के अंदर एक बार स्किम करने का, पता चल जाएगा लीड वर्ड। अब जहां पे लीड वर्ड तुम्हें मिला है तो सबसे पहले पैसेज में आके तुमने क्या कर लेना है, लोकेट करना है। लोकेट करने अपने लीड वर्ड्स को, तो लीड वर्ड्स को करेंगे लोकेट। जैसे ही लीड वर्ड्स लोकेट कर लिया तो उसके बाद में इन लीड वर्ड्स की ऊपर की 2-3 लाइंस और इन लीड वर्ड्स की नीचे की 2-3 लाइंस, ये पढ़नी है। आंसर यहाँ है, चाहे वाई हो, व्हाट हो, हाउ हो, ये लीड वर्ड्स के ऊपर की 2-3 लाइन और ये लीड वर्ड्स के नीचे की 2-3 लाइन जो होगी, इसके अंदर तुम्हें तुम्हारा आंसर जो है मिल जाएगा। अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है तो अब ये आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है, अब आ जाएंगे हम हमारे आंसर पे। तो अभी हमें आंसर कैसे लिखना है बच्चा वाली, आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है कि सबसे पहले शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, टू पैराग्राफ नंबर डाल देना। चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइन्स, लाइन्स का रेफरेंस दे देना इन द पैसेज। ये तुम्हारे कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस हो सकते हैं जिनकी मदद से तुम अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। यार एक बात बताओ, ये सीबीएसई वाले कह रहे हैं कि तुमने अगर डायरेक्ट आंसर उठा के वहां से लिख दिया तो हम तुमको नंबर नहीं देंगे। फैक्ट थोड़ी बदलते हैं। हाँ माना तुम डायरेक्ट आंसर मत लिखो, एकदम गलत है और कॉपी होता है वो, बट ये इससे कुछ वो थोड़ी हो जाएगा, फैक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, फैक्ट तो वही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती है जो होती है फैक्ट्स,
और वो जो चीजें होती है वो यूनिवर्सल होती है, वो नहीं बदलेंगी। तो जब आप उन्हें आंसर के अंदर डालते हो तो आंसर के अंदर डालने के लिए उसके साथ फ्रेमिंग करनी होती है, क्योंकि फैक्ट्स नहीं बदलते हैं, पर फैक्ट्स को कॉपी करते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं। तो फैक्ट्स को अगर आपको लिखना है अपने पैसेज के अंदर तो उनकी फ्रेमिंग होनी चाहिए, ताकि ये नहीं लगे कि सीधा वहां से उठा दिया और चिपका दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रीजन है कि आपको बोला गया है कि आंसर्स अपने खुद के वर्ड्स में लिखें। फैक्ट्स बदलने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको ये क्या कहा जा रहा है कि तुम फ्रेमिंग करो। फ्रेमिंग के लिए इंट्रोडक्टरी फेजेस डाले, इंट्रोडक्टरी फेजेस के बाद में तुम्हें वो जो तुमने जो अंडरलाइन किया है, जो भी फैक्ट्स, जो भी लीड वर्ड्स के बाद में तुम्हें आंसर देखने को मिला है, उसको अपनी भाषा में लिखना है। तुम्हें वहां पे कोई भी बहुत खतरनाक भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इज एम आर लगा दिया, बात खत्म। और एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए पॉइंट्स अलाउड होते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो अलाउड होते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं पैराग्राफ में आंसर लिखूंगा, पैराग्राफ में लिखूंगा तो मेरे से ग्रामर गलत हो जाएगी, यहाँ पॉइंट्स तुम्हें अलाउड है, तुम पॉइंट्स में लिखो। अगर नई बात समझ में आ रही है, मार्किंग स्कीम उठा के देख लो सीबीएसई की, उन्होंने खुद ने पॉइंट्स में दे रखा है, तो तुम बढ़िया पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो। डिटेल्ड आंसर जो होता है इन द पैसेज, और इसके बाद में चाहो तो कोलन लगा के पॉइंट्स में लिख दो, चाहो तो उसके बाद में कॉमा लगाकर, और वो जो तुमने वहां पे कलेक्ट किया है आंसर, उस आंसर को पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो, पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो, नॉर्मल इज एम आर लगा के। तुमको एग्जैक्ट कॉपी ना ऐसा लगे कि तुमने एग्जैक्ट कॉपी किया है, इसके लिए जो होती है फ्रेमिंग करनी पड़ती है। और लास्ट के अंदर ये तो तुम्हारी हो गई इंट्रोडक्टरी लाइंस, इसके बाद में तुमने अपना जो डिटेल है, जो आपने पिक किया है, तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिए, जो भी आपके फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स डाल दिए डिटेल के अंदर। चाहो तो कोट भी कर सकते हो, अगर ऑथर ने कोई स्पेसिफिक बात कही है, अगर कोई टर्म की बात है जो ऑथर ने कही है, तो तुम कोट भी कर सकते हो। तो तुमने यहाँ पे डाल दिए अपने फैक्ट्स। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में कंक्लूजन करना है। और वो कंक्लूजन कैसे होता है, कंक्लूजन के अंदर कुछ नहीं लिखने नहीं है, किसी भी चीज की हेडिंग नहीं डालनी है, कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन के अंदर सीधा इसको कनेक्ट कर दूंगी क्वेश्चन से, सीधा कनेक्ट कर दूंगी क्वेश्चन से। और क्वेश्चन से कनेक्ट कैसे कर लेना है, ये व्हाई, हाउ और व्हाट में मैंने जो लिखा था उसी से यहाँ पे जो है मेरा क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने व्हाट का आंसर किया है तो इज कॉल्ड करके मैं कंक्लूड कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे आंसर किया है व्हाई का तो दैट इज व्हाई करके आंसर लिख सकती हूँ, कंक्लूड कर सकती हूँ। अगर मैंने हाउ का किया है तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, हेंस, देयरफॉर, maybe moreover, furthermore, देन इसके बाद में उसमें भी दैट इज वाई, इसका इस्तेमाल करके आप एक लाइन जो है ऊपर से जोड़ सकते हो जो आपके क्वेश्चन के अंदर है। एकदम लिटरेचर के जैसा है। अगर आपको कंक्लूजन में कुछ भी समझ में नहीं आता, पैराग्राफ के जस्ट नीचे वाले आंसर के जस्ट नीचे वाली लाइन को समझाने का, बात खत्म। इजी लैंग्वेज में समझाना है और इजी लैंग्वेज में समझाने के नंबर है, बस ये है। आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम आंसर देख रहे हो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, तुमको ऐसा लग रहा है यार इसने तो ये लिख दिया मेरा, अरे तुम्हें जो मिल रहा है तुम बढ़िया वो लिखो, तुम्हें जहां आंसर मिल रहा है वो आंसर ढूंढ के और वो लिखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे चौथी में तुम्हें आंसर्स परोस के दिए जाते थे वो होगा, वो नहीं है। इसके लिए तुम लोगों को क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन पे जितना बढ़िया तरीके से लीड वर्ड ढूंढ लोगे और पैसेज के अंदर जितना जल्दी तुम लीड वर्ड ढूंढ लोगे, उतना जल्दी तुम ऊपर की 2-3 लाइनें और नीचे की 2-3 लाइनें पढ़ के और फटाफट से ये समझ पाओगे कि किसने ऐसा क्यों कहा, या फिर मान लीजिए कि ऐसा क्यों है, ये क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे हुआ। ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स उनके ऊपर नीचे की लाइन में मिल जाते हैं। मुद्दा ये है कि तुम्हें ये जानना है कि ऑथर ये लीड वर्ड तक पहुंचा कैसे। अब ऑथर उस लीड वर्ड तक जैसे पहुंचा, बस वहीं पे हमको अपने आंसर मिल जाएंगे और वही आंसर्स को हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर, बोले तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर वो लिख देना है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज भी तुमसे नहीं हो पा रही है, सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब आगे जोड़ तो सकते हो, according to the passage, author says, author believes, ये believe, वो believe, ये तो हम लिख सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा फैक्ट है वो हमने लिख दिया। एंड देन कंक्लूजन के अंदर व्हाट, हाउ, व्हाई के अकॉर्डिंग जो आपका कंक्लूजन होता है उससे, जो क्वेश्चन होता है उससे कनेक्ट कर दिया, तो इससे तुम्हारा एक आंसर बन जाएगा। अब ये जो है ये केस, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 2-3 लाइन आपको 2-3 वर्ड्स मैंने बताए हैं सिर्फ फ्रेमिंग करती है।
आंसर जो तुम वहां से पिक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा आंसर कितना बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हें जो है अब ऑब्वियसली 4 लाइनें दी हुई हैं, तो तुम 4 की 4 कॉपी थोड़ी कर दोगे, उसका क्या क्रक्स है बस वो कॉपी करना है। तो वो वाला जो है वो फैक्ट के अंदर आएगा, तो फैक्ट के अंदर फ्रेम करके लिखना है, वो क्रक्स ही वो जानना चाहते हैं। तो ये तो वो क्वेश्चंस हो गए जो डायरेक्ट आएंगे, एनालिटिकल आएंगे, रीजन वाले आएंगे। फिर बात कर लेते हैं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन की। वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके की वोकैबुलरी की परेशानियां है। सबसे पहली वोकैबुलरी की परेशानी है रिप्लेस करने की। रिप्लेस करने की जो परेशानी होती है ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि रिप्लेस के अंदर जो वर्ड दिया जाएगा देयर आर 99% चांसेस कि वो वर्ड के बारे में तुम्हें पता होगा। मैं ये इसके लिए कह पा रही हूँ क्योंकि वो वर्ड जो है वो जो 12th क्लास के अंदर बच्चे होते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। हाँ, अगर ये तुम एंट्रेंस दे रहे होते हैं, तुम सीयूईटी कर रहे होते हैं, तो तब मैं और बताऊंगी जब हम सीयूईटी की तैयारी करेंगे। पर जब हम सीयूईटी कर रहे होते हैं या कुछ और होता तो फिर डेफिनेटली ये वर्ड जो है वो डिफिकल्ट आता। ठीक है, ये वर्ड जो है ये 12th के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। या तो आपको ये वर्ड आपके लिटरेचर के अंदर से कहीं से मिल जाएगा, या ऐसा वर्ड है जो आपने अपने 13 साल के करियर के अंदर कभी तो सुना होगा। अब ये डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी वोकैबुलरी किस लेवल पे है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये वर्ड जो है वो नहीं सुना है, तो ऐसे के अंदर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो लाइन है वो लाइन में ये वर्ड कुछ मायने रखता है। अरे इज़-एम-आर थोड़ी अंडरलाइन कर देंगे, वो कोई ऐसा वर्ड अंडरलाइन करेंगे जो उस लाइन में उस सेंटेंस के अंदर मायने रखता है। तो तुमने बस वो सेंटेंस का ना, वो सेंटेंस को रीड करना है, ट्रांसलेट करना है और उस वर्ड को गायब करके देखना है। जब तुम उस वर्ड को गायब करके देखोगे और सेंटेंस वापस रीड करके देखोगे, कमी लगेगी किसी चीज की, लगेगा कि ये जो है ये गायब है। ये गायब जो है ना वही तुम्हारा उस वर्ड का मीनिंग ड्रॉ करता है, वही उस वर्ड का मीनिंग है। और वो वर्ड का मीनिंग एक बार मेरे को समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो इसमें मीनिंग ढूंढूंगी। उसका मीनिंग कैसे ढूंढूंगी? सेंटेंस पढ़ के। इसके बाद में आई एम गोइंग टू गो बैक टू द पैसेज, मैं पैसेज पे जाऊंगी। पैसेज पे जाने के बाद में इतना बढ़िया इसका काम हो रखा है क्योंकि ये रिप्लेस करने के लिए भी पैराग्राफ से कह रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए कह दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी पैरा का रेफरेंस, कोई भी लाइन का रेफरेंस दे दिया जाता है, अब तुमने वहां पे पैराग्राफ और उस लाइन के अंदर चले जाना है। वहां जाके तो बचपन में नहीं करते थे हमें ऐसा लगता था कि अरे ये 2 अजीब वर्ड लग रहा है, जरूर यही इसका मीनिंग होगा। वो वाले वर्ड जो हैं, जो हमने यहाँ पे टेक्निक निकाली हुई है लाइन वाली, उस लाइन के अंदर आकर लिख देने हैं। वो वाले वर्ड यहाँ पे लिख दिए, एक एक वर्ड को फिट करके देखने का। एक एक वर्ड को फिट करके देखोगे। ये उन लोगों के लिए जिनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है तुम चिंता मत करो, तुम नहीं इसके अंदर फंसोगे। जिनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, एक एक वर्ड को जो है आप वहां पे फिक्स करके देख लीजिए। जैसे ही आप एक एक वर्ड को वहां पे फिक्स करके देखेंगे, सेंटेंस अटपटा लगता जाएगा। सेंटेंस अटपटा लगेगा तो उसे एलिमिनेट करते चलिए। तो आपको यहाँ पे क्रॉस करते चलना है उन वर्ड्स को जिनसे सेंटेंस मेरा जो है अटपटा लग रहा है। मैं तब तक उन वर्ड्स को क्रॉस करती रहूंगी जब तक मेरे पास कोई एक ऐसा वर्ड नहीं बच जाता जो कि यहाँ पे सेंस मेक कर रहा है। अब आप कहोगे मैम मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये सेंस मेक कर रहा है या नहीं? मैं तो किसी भी वर्ड को लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा अरे बोलने में अच्छा लग रहा है, इसको टिक कर देते। नहीं, अरे तो तुम जहां से वर्ड उठाओगे तो वहां पे उसका भी तो कोई वजूद होगा, उसका भी तो कोई वजूद होगा। यहाँ पे रिप्लेस वाले जो वर्ड आते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कहते हैं आप इस वर्ड को रिप्लेस कीजिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहते हैं आप इस वर्ड को रिप्लेस कीजिए एग्जैक्टली इसके मीनिंग वाले वर्ड या फ्रेज के साथ में। तो जब तुम अपना फाइनल वर्ड फाइनलाइज कर रहे होगे तो क्या तुम वहां पे जाके ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे? पैसेज में जाओगे, वहां पे तुम्हें वो फ्रेज देखने को मिल रहा है, वो वर्ड देखने को मिल रहा है, वहां पे लाइन पढ़ो, देखो कि यार ये जो मीनिंग है ये मीनिंग एग्जैक्टली इस वाले मीनिंग के साथ मैच करता है क्या? अगर करता है तो फिर उसी से रिप्लेस कर देने का। जब तक नहीं करेगा तब तक एलिमिनेट करते रहेंगे और तब जाके ये हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद में आपके दूसरे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ये फिलअप्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको एक लाइन दे दी जाती है और वो लाइन जो होती है वो पैसेज से उसका बेचारे का कोई भी लेना देना नहीं होता। अब आपको क्या करना होता है, इस फिलअप्स के लिए आपको कोई तो पैराग्राफ या कोई तो लाइन का रेफरेंस दे दिया जाता है। आपने कुछ नहीं करना, उसी पैराग्राफ और उसी लाइन के अंदर जाना है और वहां से अगेन आपको वहां से कुछ ऐसे वर्ड्स एकदम बढ़िया दिखने वाले,
अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिफिकल्ट दिखने वाले वर्ड्स होते हैं वो आंसर होते भी नहीं है, तो तुमने अच्छे वर्ड्स जो है वो वहां से पिक कर लेने हैं। मेजरली जो पैराग्राफ्स होते हैं, खास करके लिटरेरी वाले पैराग्राफ्स होते हैं, वो बस चीजों को ही समझा रहे होते हैं, तो हर पैराग्राफ के अंदर तुम्हें ऐसा नहीं है कि बहुत ढेरों वर्ड मिल जाएंगे, वो चीजों को ही समझा रहे होते हैं, तो वहां पे तुम्हें मुश्किल से 2 3 4 ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इस फिलअप में डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। ऐसे के अंदर अगेन वो 4 वर्ड्स का तुमने लिस्ट बना लेना है, और वो लिस्ट जो है वो यहाँ लिख देना है। वो लिस्ट यहाँ पे लिख दिया, अब उनको जमा के देखो, यहाँ पे वहां पे भी उनका एक मीनिंग होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जमा के देखो, यहाँ पे जमा के देखोगे, जो सबसे ज्यादा बढ़िया सेंस मेक करेगा वो लिख देना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ने से तो ये बेटर है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, तुम ये छोड़ के आओगे उससे ये बेटर है। अब वो बच्चे जो कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैम इसमें मेरा कितना टाइम जाया होगा, तुम वोकैबुलरी के 2 क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, बीचों बीच नहीं। वो जो मैम ने बताया था कि हर क्वेश्चन के बाद में आधा पेज छोड़ना है, बस वो छोड़ के और आगे बढ़ जाओ, लास्ट के अंदर जब टाइम बचेगा तब ये कर लेंगे। दिक्कत ये है कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन जो है वो तो एक ही है, पर ये फिलअप वाला क्वेश्चन आके और एक्चुअली ये दोनों मिला के ये 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं वोकैबुलरी के एंगल से। 2 क्वेश्चन तो हम मान के चलते हैं, एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें कह भी दूं कि चलो तुम छोड़ के चले जाना, तो एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। और तुम में से अगर किसी ने ये सोचा ना कि तुम एक वो छोड़ के चले जाओगे क्योंकि 1 नंबर से क्या होता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं मेरी चप्पल की फोटो भेज देती हूँ, वो तुम सामने रख लो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल आएगा कि 1 नंबर से क्या होता है, सीधा उसको देख लेना, इमेजिन कर लेना कि मैंने उसमें चपेड़े मार देनी है, क्योंकि 1 नंबर बहुत मैटर करता है। तो चुपचाप जो है वो बैठ के ये मेहनत करनी है, और इस मेहनत के लिए पहले ट्राई करोगे फिर विश्वास करोगे। तो पहले ट्राई करने के लिए तुम जो अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होते हैं उनके ऊपर ये ट्राई करके देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अपने आप धीरे 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 तुम्हारा वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन से डर जो है वो निकल जाएगा। अब ज्यादा अभी हमारे पास इसको धीरे ले जाने का टाइम नहीं है, इसके लिए अभी जो है निकाल के देख लो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो मैंने टेलीग्राम पे भेजे, 2 क्वेश्चन जो वोकैबुलरी वाले हैं, केवल वो वाले क्वेश्चन को इन्हीं मेथड से करके देखो, हो जाएगा तुम्हारा काम। अब बात कर लेते हैं आखिरी टिपिकल क्वेश्चन की, और वो टिपिकल क्वेश्चन जो है वो है एनालिसिस वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका थीम को जानना, आपका थीम को जानना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी जो है फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, लास्ट वाला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पे आपने जो ऊपर के बाकी के 7 क्वेश्चन किए होंगे, ये 8वां क्वेश्चन आपका होगा। 7 क्वेश्चन जो किए होंगे, उन 7 क्वेश्चन से तुमने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ डाला है, तुम्हें पता चल चुका है कि ये पैसेज किस बारे में है। ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारे को दिया जाता है ताकि से तुम पूरे के पूरे पैसेज को कॉम्प्रहेंड कर पाओ। कॉम्प्रहेंड करने के लिए तुम्हें थीम पता चलना चाहिए। इसका आंसर यूजुअली पैराग्राफ 1 में मिलेगा। ये पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा उसी से ये सॉल्व होगा, क्योंकि उन्हीं 2 पैराग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर आपको थीम और कंक्लूजन मिलता है, और इसका आंसर जो होता है वो थीम और कंक्लूजन में होता है। ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ऐसे करेंगे आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर आंसर, और ऐसे ढूंढेंगे आप आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में। सी यू, सायोनारा।